नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अल्फा सक्सेस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज इस वीडियो क्लास में अपन बात करेंगे रीट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक्स की, सांख्यिकी की। ठीक है दोस्तों, स्टैटिक्स से संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन रीट के एग्जाम में कंफर्म रहते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो क्लास। और सबसे पहले अपन बात करते हैं कि रीट में जो आपका सांख्यिकी टॉपिक है, इससे संबंधित कौन कौन से चैप्टर आप इस वीडियो क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं और किस किस प्रकार से इस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें इसके सिलेबस की, तो रीट के एग्जाम में जो अपना टॉपिक है सांख्यिकी, इसमें सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे आंकड़ों के संकलन की। आंकड़ों का संकलन या संग्रहण, जिसको इंग्लिश में अपन कहते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। दूसरा टॉपिक अपना रहेगा दोस्तों आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, इंग्लिश में इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के नाम से अपन जानते हैं। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण दोस्तों 2 रूप में अपन पढ़ने वाले हैं। पहला तो अपना वर्गीकरण रहेगा और दूसरा अपना रहेगा सारणीकरण। इस 2 रूप में अपन आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक आता है दोस्तों आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। आलेखीय निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आलेखीय निरूपण में दोस्तों अपन जो अलग अलग या विभिन्न प्रकार के जो ग्राफ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे लाइन ग्राफ रहा, आयत ग्राफ रहा, ठीक है, दंड आरेख रहा, पाई चार्ट रहा। तो ये सारी चीजें अपन आलेखीय निरूपण में पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों स्टैटिक्स का एक टॉपिक आता है कैलकुलेशन टॉपिक, जिसको अपन केंद्रीय प्रवृत्ति की नाप से जानते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर की अपन बात करें तो आपके सिलेबस में कहीं भी इसका डिस्कशन नहीं है, ठीक है ना। अगर अपन सिलेबस देखेंगे रीट के अंदर तो इसका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का डिस्कशन नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक है, केवल फर्स्ट ग्रेड में ही पूछा जाता है। लेकिन पिछले कुछ पेपर्स में अगर देखें तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पर भी थोड़ा बहुत डिस्कस अपन करेंगे, लेकिन केवल इसके कंसेप्ट को लेके। इसमें जो कंसेप्ट है जो इन चीज़ों से या इन टॉपिकों से मैच करता है, केवल उन्हीं चीज़ों के अपन बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में दोस्तों अपन बात करेंगे इस टॉपिक्स की क्वेश्चन सीरीज के बारे में। और क्वेश्चन सीरीज में अपना जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा प्रीवियस एग्जाम्स क्वेश्चन, ठीक है, कि पिछले एग्जाम्स में जिस जिस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं मेन अपने पास वो मेंशन रहेगा। क्योंकि ये जो प्रीवियस एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, आज तक जैसे भी मैंने एग्जाम्स देखे हैं, जहाँ भी पेपर अपन ने देखा है, तो ये देखने को जरूर मिला है कि किसी ना किसी एग्जाम का क्वेश्चन किसी अन्य एग्जाम्स में एज इट इज पूछा जा चुका है। तो उन जितने भी अभी तक एग्जाम्स में इस स्टैटिक्स से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में अपन विस्तृत चर्चाएं करेंगे। तो दोस्तों ये आपका सिलेबस रहा। अब बात करते हैं स्टैटिक्स की मेन टॉपिक की। देखिए दोस्तों, स्टैटिक्स, सबसे पहले अपन बात करें स्टैटिक्स की, तो स्टैटिक्स के अपन अर्थ के बारे में समझते हैं कि स्टैटिक्स का अर्थ क्या होता है या इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है। एक एक पॉइंट से चीज़ों को अपन क्लियर करते हुए चलेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले स्टैटिक्स में अपन बात करें फर्स्ट पॉइंट की कि स्टैटिक्स क्या होती है। मैं राइट कर देता हूँ, आप भी साथ साथ राइट करते रहिए। स्टैटिक्स में अपन कहेंगे कि संख्यात्मक आंकड़ों का व्यवस्थित रूप ही सांख्यिकी कहलाता है। जो भी संख्यात्मक आंकड़े होते हैं, इनका जो व्यवस्थित रूप होता है दोस्तों, उसे अपन क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। देखो एक एक एग्जांपल्स इन चीजों को अच्छे से क्लियर करेंगे अपन। अगर दूसरे पॉइंट में अपन बात करें तो अपन ये भी कह सकते हैं कि किसी भी समस्या या विषय से संबंधित संख्यात्मक
आंकड़ों एवं उनके संकलन, प्रस्तुतिकरण एवं विवेचन को सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी कहते हैं। तो ये दो चीज मैंने आप लोगों को बताई। फर्स्ट ऑफ ऑल कि संख्यात्मक आंकड़ों का जो व्यवस्थित रूप होता है वही आपका क्या कहलाता है, सांख्यिकी कहलाता है। या अपन इसको यह भी कह सकते हैं कि किसी भी समस्या या विषय से संबंधित जितने भी अपने पास सूचना है, आंकड़े हैं, उनका संकलन करना, मतलब संग्रह करना, उनका प्रस्तुतिकरण करना और उस पर विचार विमर्श करना ही आपका क्या कहलाता है, सांख्यिकी कहलाता है। तो इन दोनों लाइनों को एक एग्जाम्पल से अपन क्लियर करते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक कक्षा है, कक्षा 10, और कक्षा 10 में कुछ स्टूडेंट हैं। मान लीजिए कि अपने कितने स्टूडेंट हैं, 30 विद्यार्थी हैं या 30 स्टूडेंट हैं। अब इन 30 स्टूडेंट की अगर इनकी बात करें तो अपन मान लेते हैं कि इनमें से कुछ विद्यार्थियों को केले पसंद है, कुछ विद्यार्थियों को आम पसंद है, कुछ विद्यार्थियों को संतरा पसंद है और कुछ विद्यार्थियों को अनार पसंद है। तो अपन अगर बात करें यहाँ से इनकी पसंद की, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं केले की, कि कुछ विद्यार्थियों को केले पसंद है, कुछ को आम पसंद है, कुछ को अनार पसंद है और कुछ को संतरे पसंद है। ठीक है, तो देखिए अपन 30 विद्यार्थियों को लेकर बात कर रहे हैं कि 30 विद्यार्थी में कुछ जो विद्यार्थी है वो केले को पसंद करते हैं, कुछ आम को पसंद करते हैं, कुछ अनार को पसंद करते हैं और कुछ संतरे को पसंद करते हैं। ठीक है, अब आप यहां से कहेंगे कि सर इनको पहचान कैसे की जाए कि कितने स्टूडेंट केले पसंद करते हैं, कितने संतरे पसंद करते हैं, कितने आम पसंद करते हैं। ठीक है, तो एक फर्स्ट जो तरीका है उस फर्स्ट तरीके से अपन क्या कहें कि फर्स्ट तरीके में अपन बात करें कि मैं प्रत्येक के पास जाकर, क्या प्रत्येक के पास जाकर उनसे पूछा जाए, प्रत्येक के पास जाकर उनसे पूछा जाए कि भाई आपको केला पसंद है, कि आपको आम पसंद है, कि आपको अनार पसंद है। तो देखिए अगर मैं प्रत्येक के पास जाकर पूछता हूं और मेरे को कुछ डेटा मिलता है, इसमें मैं ये कहता हूं कि जो केले पसंद करने वाले विद्यार्थी हैं वो टोटल कितने हैं, 10 हैं। फिर आम पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कितने मान लेता हूं, 5 मान लेता हूं। फिर अनार पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 8 है। और संतरे पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 7 हो गई। तो देखिए 15 और 5 20 और 10 कितने हो गए, 30। तो पहला तरीका मैंने आपको बताया कि मैं प्रत्येक के पास जाकर उनकी जो इच्छा है कि उनमें से कौन सा फ्रूट या कौन से फल पसंद है, तो इस प्रकार से आपके पास डेटा मिला कि केले पसंद करने वाले 10 लोग हो गए, आम पसंद करने वाले 5 लोग हो गए, अनार पसंद करने वाले 8 लोग हो गए और संतरा पसंद करने वाले कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, अब आप में से किसी विद्यार्थी ने बोला कि सर ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप इसको सेकंड तरीके से भी कर सकते हैं। सेकंड तरीका क्या हो सकता है, जैसे उसने मेरे को कहा कि सर 4 वर्ग बनाइए, तो मैंने यहां से 4 वर्ग बना लिया, ये लो, ये आपके 4 वर्ग बन गए। ठीक है, इस 4 वर्ग में पहले वर्ग को मैंने केला, दूसरा आम, तीसरा वर्ग बताया अनार और चौथा वर्ग क्या बता दिया दोस्तों, संतरे बता दिया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ये 4 वर्ग अपन ने बना दिए और उसने कहा कि सर प्रत्येक स्टूडेंट, जो 30 स्टूडेंट है आपकी क्लास में, उन सबको कंकड़ दे दिए जाए और उनको ये इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए, ये कह दिया जाए कि जिसको केले पसंद है उसको इस ब्लॉक में रख दिया जाए, जिसको आम पसंद है उनके कंकड़ आप आम वाले ब्लॉक में रख दो, ऐसे ही अनार वाले में और संतरे वाले में रख दो। तो दूसरा तरीका आपके पास क्या निकल के आया कि जैसे 30 स्टूडेंट थे, 30 को ही मैंने यहाँ कंकड़ दे दिए। तो देखिए पहले ब्लॉक में कितने पसंद है केले, 10 को, तो यहाँ पर कितने कंकड़ आ गए दोस्तों, 10 कंकड़ आ गए। ठीक है, दूसरा आम कितने स्टूडेंटों को पसंद है, 5 को, तो यहाँ पर कितने कंकड़ मिलेंगे, 5 कंकड़ मिलेंगे। फिर ऐसे अनार की बात करें तो अनार कितने स्टूडेंट को पसंद है दोस्तों, 8 को, तो यहाँ पर इसने
इस ब्लॉक में कितने कंकड़ आ गए 8। और ऐसे ही अगर संतरे की बात करें तो संतरा पसंद करने वाले लोग कितने हैं दोस्तों 7 है। तो यहाँ से कितने कंकड़ आ गए 7 कंकड़ आ गए। तो दूसरा तरीका दोस्तों आपका यह भी हो सकता है कि इस प्रकार से वर्ग बना ले और बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे दे कि जिनको जो पसंद है उसी ब्लॉक में आप अपने कंकड़ को रख दीजिए। तीसरा दोस्तों और भी हो सकता है। तीसरा तरीका किसी और विद्यार्थी ने मेरे को और बताया कि सर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मान लो केले हैं, आम है, अनार है, ठीक है, और क्या है संतरे हैं। तो तीसरा तरीका यह भी हो सकता है दोस्तों कि क्लास में प्रत्येक के पास ना जाकर किसी को भी कंकड़ ना देकर केवल ये कहा जाए कि केले कितने लोगों को पसंद है, वो अपना हाथ खड़े कर लीजिए। तो एक तरीका आपका ये भी हो सकता है। तो देखिए जैसे क्लास में मैंने अनाउंस किया कि भाई केले कितने लोगों को पसंद है, तो कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों 10। तो 10 के 10 अपने हाथ खड़े कर लेंगे। तो उसको कैसे लिख देंगे दोस्तों कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस प्रकार से मैंने 10 लाइन बना दी और कह दिया कि केले कितने लोगों को पसंद है 10 लोगों को पसंद है। ठीक है दोस्तों, देखो घुमा फिरा के सारी बातें अपने जो मेन टॉपिक है स्टैटिक्स उसी पर अपन आने वाले हैं। केवल इस चीज को समझिए कि वह वास्तव में आपको बताना क्या चाह रहा हूं। ठीक है ना। तो 10 लोगों को केले पसंद है तो मैंने 10 लाइन खींच दी। फिर 5 लोग हैं उनको आम पसंद है, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 लाइन मैंने ऐसे खींच दी। ठीक है। फिर अनार कितने लोगों को पसंद है 8 को पसंद है, तो यहां पर कितनी लाइन बनाए दोस्तों 4, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऐसे ही संतरे कितने लोगों को पसंद है 7 लोगों को, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गए दोस्तों संतरे हो गए। तो थर्ड तरीका अपने पास ये भी हो सकता है। अब फोर्थ तरीका इसने क्या किया कि सर थोड़ा सा इसको और व्यवस्थित क्रम में लिख दीजिए, है ना। फोर्थ तरीका आपका क्या हो सकता है कि किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर इसको थोड़ा और व्यवस्थित क्रम में लिख दो। और वो लिखने का तरीका क्या हो सकता है कि देखो अगर यहाँ से आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि देखिए सर कितनी लाइन है, काउंटिंग में भी दिक्कत आ जाएगी। ये तो 10 थे, अगर मान लो मैं 50 स्टूडेंट का कर रहा हूँ और 50 के 50 ही केले पसंद करें तो मैं 50 लाइन थोड़ी खींच दूंगा, तो ये भी बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा व्यवस्थित क्रम में अगर सेट करें, जैसे केला है, आम है, अनार है और संतरा है, 4 फल है अपने पास। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, इसको इस प्रकार से लिख दिया कि भाई केले कितने लोगों को पसंद है 10 को। तो यहां से देखिए मैंने लिखा 1 2 3 और 4। देखिए ये चीज रीट के एग्जाम में पूछी जा चुकी है ना। अभी अपन इस पर बात भी करेंगे कि देखिए 1 2 3 4, 4 लाइन खींची। फिर यहाँ देखो नीचे से यहाँ मिला दिया तो कितनी हो गई 5। फिर देखिए 1 2 3 4 और फिर ये क्या खींच दी 5। तो 5 और 5 कितने हो गए दोस्तों 10 हो गए। वैसे आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि स्टैटिक्स में इस प्रकार के चिन्ह को अपन क्या कहते हैं मिलान चिन्ह कहते हैं। और रीट की पिछली एग्जाम्स में यहां से एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो ये चीज क्या होती है दोस्तों मिलान चिन्ह होती है। तो अपने पास चौथा तरीका चल रहा है और देखो यहाँ पर 5 है तो मैंने यहाँ बता दिया 1 2 3 4 और ये हो गया 5। फिर अनार के 8 की बात करें दोस्तों तो 1 2 3 4 और 5, तो ये हो गया। ठीक है। फिर ये हो गया 6 और ये 7 और ये क्या हो गया दोस्तों 8 हो गया। ऐसे संतरे को लेकर बात करें तो संतरे कितने लोगों को पसंद है दोस्तों 7 को, तो 1 2 3 4 5 फिर 6 और 7। तो इस प्रकार से देखिए इस एग्जाम्पल से आपको क्या लगा कि अगर दिए गए जो डेटा है, दिए गए जो आंकड़े हैं, उनका आपने जो व्यवस्थित रूप लिखा वही आपका क्या कहलाएगा सांख्यिकी कहलाएगी। तो परिभाषा में मैंने आपको यही बताया था कि संख्यात्मक आंकड़ों का व्यवस्थित रूप ही क्या कहलाता है सांख्यिकी कहलाता है। या अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी समस्या विशेष से संबंधित जो संख्यात्मक आंकड़े हैं उन आंकड़ों को आप संग्रहित करिए, आप उस पर विचार विमर्श करिए, आप उसको अलग टेक्निक के अनुसार उसको प्रदर्शित करिए। ये सारी चीजें आपकी किस में आती है दोस्तों सांख्यिकी में आती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि सांख्यिकी की आपकी परिभाषा अच्छे से क्लियर हो गई है। देखिए 1-2 पॉइंट के बारे में और अपन बात करते हैं। सांख्यिकी के नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सांख्यिकी में अपन कहेंगे दोस्तों कि जो सांख्यिकी होती है वो क्या होती है सांख्यिकी को राज्यों का विज्ञान अथवा
राजाओं के विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। राजाओं के विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और एक चीज अपन और पॉइंट पर बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि जो सांख्यिकी होती है वो कला और विज्ञान, सांख्यिकी कला और विज्ञान, कला और विज्ञान दोनों होती है, कला और विज्ञान होती है। देखिए इन पर अगर अपन चर्चा करें तो देखिए, अगर अपन पुराने ज़माने की बात करें जिसमें राजाएं महाराजाएं जो शासन किया करते थे, उसमें भी जैसे राजा महाराजा किसी भी विषय या समस्या से संबंधित जो भी रणनीति बनाते थे, जो भी उसकी उपयोगिता सिद्ध करते थे, वो सारी के सारी किस पर आधारित थी दोस्तों? सांख्यिकी पर आधारित थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब राजा महाराजा का समय था उस समय भी सांख्यिकी के शब्द का यूज होता था और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उन सारी पर विचार विमर्श किया जाता था। इसलिए दोस्तों सांख्यिकी को अपन राज्यों का विज्ञान और राजाओं का विज्ञान भी कहा जाता है। और सांख्यिकी एक कला के रूप में भी है कि जो दिए गए डेटा हैं, जो आंकड़े हैं, उनका आप व्यवस्थित रूप में कैसे उसको ना मैनेज करते हो या उसको कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो, तो आप इसको कला और विज्ञान दोनों के नाम से जान सकते हैं। बात होगी दोस्तों सांख्यिकी। अब सांख्यिकी में एक शब्द आया था आंकड़े। ठीक है। तो दोस्तों आंकड़ों को लेकर अपन चर्चा करें तो आंकड़ों से पहले अपने को बात करनी है सूचना की। सूचना जिसको अपन इंग्लिश में इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इंफॉर्मेशन। क्या होती है सूचना? अगर सूचना को लेकर अपन बात करें दोस्तों तो अपन इतना सा कहेंगे कि किसी भी विषय से संबंधित संख्यात्मक तथ्यों को सूचना कहा जाता है। संख्यात्मक तथ्यों को सूचना कहा जाता है। ठीक है। आप इसको एक एग्जाम्पल से पढ़ सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी घटना घटित हुई हो, उस घटना के बारे में आपको आधा अधूरा ज्ञान है, जो पहले घटित हुई या बाद में घटित हुई इसका कोई पता नहीं है। आपने किसी भी घटना से संबंधित चीज़ों को अगर आप किसी को बता रहे हो तो वो अगर व्यवस्थित क्रम में नहीं है, एक सीक्वेंस में नहीं है, तो वो आपकी क्या रहेगी? एक सूचना रहेगी। ठीक है। अगर सूचना को लेकर अपन बात करें कि सूचना को अगर व्यवस्थित रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए, सूचना को व्यवस्थित रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वही आपके क्या कहलाएंगे दोस्तों? आंकड़े कहलाएंगे। ठीक है। तो आंकड़े की परिभाषा को लेकर अगर अपन बात करें तो अपन कह सकते हैं कि किसी भी सूचना का व्यवस्थित रूप या सूचना का व्यवस्थित रूप को आंकड़े कहा जाता है। आंकड़े कहा जाता है। दोस्तों इंग्लिश में आंकड़ों को अपन डेटा या कई जगह समक के रूप में भी लेते हैं। ठीक है ना। अगर कहीं आपको समक दे रखा तो इसका मतलब यह हुआ कि वो वहां पर किसकी बात कर रहा है? आंकड़े की बात कर रहा है। तो समक या आपके आंकड़े क्या होते हैं? किसी भी सूचना का व्यवस्थित रूप, जो व्यवस्थित रूप होता है, एक क्रम के अनुसार, एक सीक्वेंस के अनुसार आपको दिया जाता है या लिखा जाता है, वही चीज आपकी क्या कहलाती है दोस्तों? आंकड़े कहलाती है। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं दोस्तों आंकड़ों के प्रकार की। तो आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, आप सभी को विदित है कि जो फर्स्ट टाइप के आंकड़े होते हैं उसको अपन प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, जो सेकंड टाइप के आंकड़े होते हैं उसको अपन सेकेंडरी या द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। तो दोस्तों आगे अपन बात करेंगे कि प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, किस प्रकार से प्राथमिक आंकड़ों को संग्रहित किया जाता है, क्या क्या उनकी विधियां हैं, और ऐसे ही अपन बात करेंगे द्वितीयक आंकड़े और उनकी विधियों की। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आंकड़ों के प्रकार की। और आंकड़ों के प्रकार में जो फर्स्ट आंकड़े हैं दोस्तों वो आपके होते हैं प्राथमिक आंकड़े। इसको इंग्लिश में अपन प्राइमरी डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी डेटा। अब ये प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं इस पर अपन चर्चा करें तो देखिए, कोई भी समस्या और विषय से संबंधित कोई अनुसंधान करता स्वयं वहां जाके वहां की जो सूचना एकत्रित करता है, या बिल्कुल जीरो लेवल से आप सूचना को अगर बात करें तो वही चीज आपकी क्या कहलाती है? प्राथमिक आंकड़े कहलाती है। तो इसकी परिभाषा में अपन क्या कह सकते हैं कि अनुसंधानकर्ता द्वारा
अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रारंभ से एकत्रित किए हुए आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। इसको दोस्तों एक एग्जांपल से आप समझिए। जैसे आप सभी एक हाई प्रोफाइल केस की चर्चा कर रहे हैं, और हाई प्रोफाइल केस आप सभी को पता है कि मुंबई में एक केस चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत का, और उससे संबंधित बहुत सारी सूचनाएं मीडिया में भी प्रकाशित हो रही है, न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित हो रही है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों को लेकर बात करते हैं, तो उस केस के लिए यदि आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वहां उसकी जो डेथ हुई थी या उनका जो घर था, वहां पर जाकर जो आप सूचनाएं प्रारंभ से एकत्रित कर रहे हो, उसी चीज को अपन क्या कह रहे हैं? प्राथमिक आंकड़े कह रहे हैं। अगर इसका एवज अगर अपन दूसरे रूप में देखें कि जैसे द्वितीयक आंकड़े को अपन क्या कहेंगे, तो द्वितीयक आंकड़े क्या होता है कि जो प्राथमिक आंकड़े होता है आप उनका यूज करते हुए कोई नए आंकड़े बना रहे हैं। जैसे आपने कोई भी संवाददाता है, जो प्रेस रिपोर्टर जो है, अगर वो वहां जाकर प्रारंभ से जो सूचना लिखते हैं, वो उनके लिए प्राथमिक आंकड़े हैं, लेकिन वो फिर मीडिया में आके उसमें तड़का लगा के, उसमें थोड़ा मिर्च वगैरह लगा के जो भी आपके सामने प्रसारित किया जाता है, उन्हीं डेटा का इस्तेमाल करके कुछ नई बातें ऐड करके आपके सामने जो डेटा पेश की जा रही है, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल अपन और भी देख सकते हैं। जैसे मान लो जनसंख्या से संबंधित अगर बात करें दोस्तों, तो प्राथमिक आंकड़े जनसंख्या से संबंधित क्या रहेंगे? जैसे आप जनसंख्या जो आपको गणना करनी है, तो प्रत्येक घर में जाके प्रत्येक सदस्यों के बारे में पूछ के, उनका इन्वेस्टिगेशन करके जो आप सूचनाएं प्राप्त कर रहे हो, वो आपका क्या हो गया दोस्तों? प्राथमिक आंकड़े हो गया। अब देखिए, उन्हीं जो जनसंख्या को लेकर कोई नई डेटा तैयार किया जाता है, जो प्राथमिक आंकड़े इकट्ठे कर रखे हैं, उन डेटा को लेकर कोई नया डेटा तैयार किया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है? द्वितीयक डेटा। तो सीधी सी बात है कि घर घर जाके, आप इतना कह सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, कि घर घर जाकर जो डेटा लिया जाता है, वही आपका क्या कहलाता है? प्राथमिक डेटा कहलाता है। और प्राथमिक डेटा के कुछ और एग्जाम्पल को लेकर अपन बात करें, तो जैसे पहला एग्जाम्पल हो सकता है जनसंख्या की जो गणना की जाती है, वो घर घर की जाती है। ऐसा तो है नहीं कि इस घर में इतने सदस्य हैं, या इस गांव में इतने सदस्य हैं, या इतने मतदाता हैं, या कोई सूचना लेकर आप उसको डेटा को बना रहे हैं। तो ऐसी तो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो जनसंख्या के लिए आप क्या करोगे कि घर घर जाकर आप वहां से डेटा कलेक्ट करोगे, तो वो चीज आपकी क्या कहलाएगी? प्राथमिक आंकड़े कहलाएगी। दूसरे एग्जाम्पल, जैसे किसी विद्यालय में 9वीं कक्षा के छात्रों की लंबाई, ऊंचाई तथा बाहर ज्ञात करना, यह भी क्या कहलाएगा दोस्तों? प्राथमिक आंकड़े ही कहलाएगा। कि किसी भी विद्यालय में कोई 9वीं कक्षा में जाकर आप प्रत्येक विद्यार्थियों की जो ऊंचाई है, उनकी लंबाई है, या उनका भार है, इनके बारे में यदि आप बात करते हैं, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा दोस्तों? प्राथमिक आंकड़ा ही कहलाएगा। ठीक है। आप तीसरे एग्जाम्पल ले सकते हैं प्राथमिक आंकड़े में, कि प्रतिदिन का क्रय विक्रय पत्र। ठीक है, प्रतिदिन का क्रय विक्रय पत्र भी किस में आता है दोस्तों? प्राथमिक आंकड़े में ही आता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी है कि प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है। ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी, बेसिक परिभाषा थी। अब बात करते हैं द्वितीयक आंकड़े की परिभाषाओं की। फिर इनसे संबंधित अपन इनकी विधियों के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे कैसे ज्ञात की जाती है। चलिए नेक्स्ट बात करें द्वितीयक आंकड़ा। द्वितीयक आंकड़े को अपन इंग्लिश में सेकेंडरी डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी डेटा। ठीक है। अब ये डेटा होते क्या है, तो इसकी परिभाषा में केवल इतना कहेंगे कि प्राथमिक आंकड़ों का इस्तेमाल करके
बनाए गए नए आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? जो प्राथमिक डेटा होते हैं उन डेटाओं का इस्तेमाल करके जो नए आंकड़े बनाए जाते हैं दोस्तों, वही आपके क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं? द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की अपन बात करें, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल की द्वितीयक आंकड़े में अपन क्या लेंगे, जैसे राष्ट्रीय आय। जो राष्ट्रीय आय है दोस्तों वो क्या है? द्वितीयक आंकड़े का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। दूसरे एग्जाम्पल है जैसे महीने या वर्ष का क्रय विक्रय पत्र। तो महीने या वर्ष का जो क्रय विक्रय पत्र है उसको भी अपन कौन से आंकड़ों में लेंगे दोस्तों? द्वितीयक आंकड़े में लेंगे। ठीक है। तीसरा मुद्रित लिपि से प्राप्त आंकड़े, ये भी किस में कहलाएंगे दोस्तों? द्वितीयक आंकड़े में कहलाएंगे। ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक आंकड़े हैं, और वहां से एक ऑप्शन आपका मुद्रित लिपि का था, तो वहां से मुद्रित लिपि आपकी सही है। तो द्वितीयक आंकड़ों में मुद्रित लिपि भी क्या है? एक एग्जाम्पल है। अब देखिए इनका थोड़ा सा विश्लेषण कर देते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय की बात को लेकर करें, देखिए राष्ट्रीय आय, पूरे देश की आय की अगर बात करें तो पूरे देश की आय कैसे बनती है दोस्तों? कि अलग अलग टैक्स यहाँ से, जैसे जो राष्ट्र है वो आपके स्टेट में बटा हुआ है, स्टेट आपका डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट आपका तहसील वगैरह, फिर गांव, है ना, इस सब में बटे हुए हैं। अब देखिए तो राष्ट्र को जो आय मिलती है वो अलग अलग वे में मिलती है। जैसे मान लो कि अगर अपन एक ट्रांसपोर्ट को लेकर चलें तो जैसे मान लो टोल प्लाजा से जो चीज़ें आपको मिलती है, या अन्य कोई एक्टिविटी से, अन्य कोई टैक्स वगैरह से जो आय मिलती है, तो अलग अलग क्षेत्र से जो आय आती है उन आय को लेकर एक नई आय बनाई जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय ऐसा तो है नहीं कि प्रारंभ से कोई डेटा कलेक्ट किया हुआ हो, या राष्ट्रीय जो आय का जो डेटा बन रहा है वो प्रारंभिक डेटा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो प्रारंभ में जो अलग अलग चीजों से जो डेटा उठाया गया है उन सब का आप उपयोग करके उनको सबको सम्मिलित करके एक जो नई आय आप बनाते हैं वही आपकी क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय कौन से आंकड़ों में आएगी दोस्तों? द्वितीयक आंकड़ों में। मतलब प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े में इतना ही फर्क करना है कि अनुसंधानकर्ता अगर प्रारंभ से बिल्कुल जीरो लेवल से कोई आंकड़े या डेटा कलेक्ट करता है, उन आंकड़ों को अपन क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़े। और जो डेटा कलेक्ट किया हुआ है उन कलेक्ट किए हुए डेटा को इस्तेमाल करके उपयोग में लाके कोई नया डेटा आप लोग बना देते हैं, वही आपका क्या कहलाता है? द्वितीयक डेटा। तो महीने या वर्ष की क्रय विक्रय पत्र, अगर आप किसी दुकानदार को लेकर बात करते हैं कि कोई दुकानदार है, उसका महीने और वर्ष का क्रय विक्रय पत्र की बात करें, तो महीने और क्रय विक्रय का जो पत्र है वर्ष का, महीने और वर्ष का जो क्रय विक्रय पत्र है वो बना कैसे दोस्तों? प्रतिदिन के क्रय विक्रय पत्र से। तो यहाँ पर प्रारंभ में अगर अपन बात करें तो प्रारंभ में तो पर डे आएगी, तो प्रतिदिन वाला तो आपका क्या हो गया? प्राथमिक। फिर प्रतिदिन में फिर वहां से महीने का बनाया, फिर महीनों को मिलाकर क्या बना दिया? वर्ष का बना दिया। तो महीने या वर्ष की अगर बात करें उनके क्रय विक्रय पत्र की, तो ये भी आपका क्या होगा दोस्तों? द्वितीयक आंकड़ा ही होगा। और मुद्रित लिपि से संबंधित जो भी आंकड़े आपसे प्राप्त हो रहे हैं वही भी आपके क्या कहलाएंगे? द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। तो उम्मीद है कि प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों में आपको फर्क भी समझ में आ गया होगा और उनकी परिभाषा भी क्लियर हो गई है। ठीक है, और भी अपन इसके क्वेश्चन के माध्यम से इस पर चर्चाएं करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो प्राथमिक आंकड़े हैं उनको प्राप्त करने की, उनको संग्रह करने की विधियां क्या क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, प्राथमिक आंकड़े की अपन दो विधियां देखते हैं, जिसमें पहली जो विधि आती है वो है प्रोक्स अन्वेंशन, प्रोक्स अन्वेंशन, या आप इसको कह दें डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। तो पहली चीज तो आपकी आती है प्रोक्स अन्वेंशन, और दूसरा जो आती है, दूसरी प्रकार की जो विधि होती है दोस्तों वो है प्रोक्स अन्वेंशन, सॉरी प्रत्यक्ष अन्वेंशन। क्या होती है? प्रत्यक्ष अन्वेंशन।
प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण, या आप इसको इस प्रकार से कह दीजिए, ये आपकी इनडायरेक्ट है और ये आपकी क्या है, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। तो प्राथमिक आंकड़े को दो प्रकार की विधियां होती है प्राप्त करने की। पहला तो होता है डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। आप यहाँ प्रत्यक्ष की बात करें तो प्रत्यक्ष को अपन इंग्लिश में किस नाम से जानेंगे, डायरेक्ट के नाम से ही जानेंगे। और प्रोक्स को लेकर अगर बात करें दोस्तों तो प्रोक्स क्या होती है, इनडायरेक्ट होती है। अब ये चीजें होती क्या क्या है उस पर अपन चर्चा करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण की। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, जो डायरेक्ट आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें अपन क्या कहते हैं, इस जो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण है या इस विधि के अनुसार अगर अपन प्राथमिक डेटा कलेक्ट करें तो अपन कहेंगे कि अनुसंधानकर्ता व्यक्तिगत किसी समस्या अथवा विषय से, व्यक्तिगत किसी समस्या अथवा विषय से सीधा संपर्क करके प्राप्त करता है, सीधा संपर्क करके सूचना प्राप्त करता है। ऐसी सूचना किसमें आती है दोस्तों, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण के अंदर, कि इस विधि में सीधा संपर्क करके उससे जानकारी जुटाता है, जो सूचना जुटाता है वही आपका क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण कहलाएगा। आप इसको एक एग्जाम्पल के तहत रख लीजिए। जैसे मान लो कि अपने पास कोई घटना घटित हुई है किसी भी शहर के अंदर। अब वहां पर जो प्रेस वाले होते हैं वो सीधा वहां से संपर्क करते हैं जिसके साथ घटना घटित हुई है। जैसे मान लो कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट में जो बंदा है वो उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, तो वहां पर कोई प्रेस वाला जाके उससे सीधा संपर्क करता है और पूछता है कि वहां का जो घटना स्थल जो भी वहां पर बातें हुई है, किस किस प्रकार से उसका एक्सीडेंट हुआ है, किससे एक्सीडेंट हुआ है, वो रॉन्ग साइड में चल रहा था कि वो सीधी साइड में चल रहा था, ठीक है, उसने क्या सारे जो भी यातायात के जो नियम है उनका वो पालन कर रहा था या नहीं कर रहा था, या किसी दुश्मनी को लेकर ये एक्सीडेंट हुआ या कोई अकस्मात एक्सीडेंट हुआ। तो ये सारी जो चर्चाएं हैं, जो परिचर्चाएं हैं, वो संवाददाता सीधा जो व्यक्तिगत उससे संपर्क करके जो जानकारी जुटाता है, ऐसी जानकारियों को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोक्स व्यक्तिगत इन्वेंशन या डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। और दूसरी प्रकार की जो विधि होती है प्राथमिक डेटाओं में, वो होती है दोस्तों, अभी अपन चर्चा की थी उस पे, वो होती है प्रोक्स अन्वेषण। प्रोक्स अन्वेषण जिसको इनडायरेक्ट अपन बात कर रहे थे, ठीक है, कि प्रोक्स अन्वेषण से अपन कैसे प्राथमिक डेटाओं का कलेक्शन किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले बात करें तो अपन कह दें कि अनुसूचियां बढ़वाकर, ठीक है। अब अनुसूचियां बढ़वाकर, जैसे मान लीजिए कि अपनी में क्लास चल रही है, ये इस क्लास में क्या क्या डेटा मेरे को देना है, ठीक है, मतलब जो भी अपनी जो वीडियो क्लास चल रही है, स्टैटिक्स का चैप्टर चल रहा है, तो इस स्टैटिक्स के चैप्टर में मैं आप लोगों को क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, क्या जो मैंने जो डेटा दिया है, जो पीडीएफ दी है, मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं, उन सारी चीज़ें जो मैं भर के आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, अनुसूचियां भरवा के। तो किसी भी घटना स्थल पर जिसके साथ ये घटना घटित हो रही है, जिसके बारे में ये बात हो रही है, वो आपको जो जो सूचना दे रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, अनुसूचियां भरवाकर। दूसरा दोस्तों, दूसरा है प्रश्नावली भरवाकर। देखिए प्रश्नावली भरवाकर कैसे, आप इसमें समझिए
कि जैसे मान लीजिए कि अपनी ये क्लास ही चल रही है, इस क्लास को लेकर अपन बात करते हैं। इस क्लास में जैसे आप मेरे को लेकर बात कर रहे हो कि आपसे एक फीडबैक फॉर्म दिया जाता है। आपको क्या दिया जाता है? एक फीडबैक फॉर्म दिया जाता है, और फीडबैक फॉर्म में आपसे पूछा जा रहा है कि जो टीचर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं उनका समझाने का तरीका, जो समझाने का तरीका वो आपका कैसा है, ठीक है। उनका जो नॉलेज है वो आपका किस प्रकार से है, ठीक है। या आपको जो मैटर दिया जा रहा है उस मैटर से संबंध, जो एग्जाम से संबंधित मैटर है कि नहीं है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, ठीक है। और दूसरा जो टीचर स्टाइल है, ठीक है। आप कोई भी स्टाइल को लेकर बात करें तो अगर उसकी पर्सनालिटी को लेकर बात करें तो वो भी आपसे यहाँ पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आप लोगों को सामने दी। अब आप उसमें आपको एक नंबर्स दे दिया, जैसे मान लो 1 2 3 4 5, ये 5 रैंकिंग है। आपको बेकार लगेगा तो आप 1 पर करेंगे, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो आप उस पर 2 बरके देंगे, फिर आप 3 बरके देंगे, अच्छा लगा, थोड़ा और अच्छा लगा तो 4, और बेस्ट लगा तो आप क्या बरके देंगे? 4 बरके देंगे। तो आप लोगों से जो फीडबैक भरवा रहे हैं, ठीक है, भरवाने के बाद ये चीज़ हमारे पास आ रही, तो अब इसमें कौन किसके बारे में भर रहा है? मेरे बारे में आप लोग भर रहे हैं, ठीक है। तो जो दूसरी तरीके की स्थिति यहाँ ये हो सकती है कि मैं आपसे है ना अपने फीडबैक के बारे में फॉर्म भरवाऊं, तो ये आपकी क्या हो गई? प्रश्नावली हो गई, ठीक है। अनुसूचिया में मैं आपको क्या दे रहा हूं वो अनुसूचिया भरवा के हो गई, और प्रश्नावली में आप मेरे लिए क्या भर के दे रहे हो वो सारे डेटा क्या हो गई? प्रश्नावली भरवा के हो गई। तो इस 2 प्रकार के तरीके से आपको चीज समझ में आ गई। तीसरा आ गया संवाददाताओं से, है ना, संवाददाताओं से संपर्क करके, संवाददाताओं से संपर्क करके भी आप यहां प्राथमिक डेटाएं प्राप्त कर सकते हैं। जिसका आप एक एग्जाम्पल से लेकर समझो कि जैसे कोई घटना घटित हुई है, उस घटना घटित में जो घटना घटित हो चुकी है उसके बाद आप वहां पर पहुंच रहे हैं, वहां पर पहुंचने के बाद सारी घटनाएं तो कंप्लीट हो गई है, सारी क्लियर हो गई, तो वहां जो लोग खड़े हैं उनके बारे में उनसे आपने पूछा कि भाई साहब यहाँ पर क्या हुआ था, ऐसे क्या स्थिति हुई कि आप इतने लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है, या ऐसी घटना घटित हुई है जो मान लो कि जिससे कोई नुकसान है या उससे कोई लाभदायक चीजें हैं। तो ये सारी आप वहां घटना स्थल पे जाके उस संवाददाता से बात करके आप जानकारियां जुटा रहे हैं, ये सारी आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों? संवाददाताओं से संपर्क करके जानकारियां कहलाएगी। तो ये भी आपकी प्रोक्स इन्वेंशन विधि में आती है, ठीक है। नेक्स्ट और अपन बात कर ले दोस्तों, जैसे अप्रत्यक्ष मौखिक रूप से आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का संग्रहण, इसका भी आप इससे समझिए। जैसे मान लो उसी एग्जाम्पल को लेकर बात करते हैं कि जैसे वो घटना घटित हुई थी, अब आप वहां पर पहुंच नहीं पाए, ठीक है, तो आपका वहां कोई जानकार है, उस जानकार को आपने कॉल किया और पूछा कि भाई साहब क्या क्या बात हो गई है, ठीक है। तो इस प्रकार की घटनाएं किस में आएगी दोस्तों? अप्रत्यक्ष मौखिक रूप से जो आप यहाँ पर जो जानकारी जुटा रहे हैं, आंकड़ों का संग्रह कर रहे हैं, तो ये भी आपकी प्रोक्स अन्वेषण विधि के अंदर ही आएगी। तो ये 2 प्रकार की विधियां दोस्तों आपको प्राथमिक आंकड़ों में होती है, जिसमें आप प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण, जिसमें आप खुद जाके संपर्क करते हैं, या दूसरी है प्रोक्स कि आप अप्रत्यक्ष रूप से वहां के डेटाओं का आप कलेक्शन करते हैं। तो ये दोनों विधियां किस में आती है? प्राथमिक विधि के अंदर आती है, प्राथमिक आंकड़ों को संग्रह करने की विधि में आती है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट विधि की। तो दोस्तों द्वितीयक आंकड़ों के बारे में मैंने अभी बता दिया कि प्राथमिक आंकड़ों का उपयोग करके जो नए आंकड़े बनाए जाते हैं वो आपके द्वितीयक आंकड़े होते हैं। और द्वितीयक आंकड़ों की संग्रहण की विधियों को लेकर अगर बात करें दोस्तों, तो 2 प्रकार से अपन यहाँ पर इसका संग्रहण करते हैं। पहला अपने पास जो विधि है वो होती है प्रकाशित विधि। कौन सी विधि दोस्तों? प्रकाशित विधि, ठीक है। पब्लिश सोर्स्ड अपन इसको कहते हैं, पब्लिश्ड सोर्स। और दूसरी जो विधि है दोस्तों वो आपकी अप्रकाशित विधि होती है। क्या होती है? अप्रकाशित विधि, अप्रकाशित विधि, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की विधि होती है जिसमें आप प्रकाशित विधि और अप्रकाशित विधि की बात करते हैं। अब प्रकाशित विधि को लेकर अपन बात करें दोस्तों, तो कुछ संस्थाओं द्वारा, ठीक है, आप यहां से डेटा पब्लिश कर दिया जाता है, डेटा प्रकाशित कर दिया जाता है। जैसे अपन बात करें सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन से,
अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन से। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन में आप क्या करेंगे दोस्तों कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन में बात करें अपन, तो अपन ये कह सकते हैं जैसे विश्वकोश मुद्रा की जो भी डिटेल है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन से क्या करी जाती है, किसी भी मैगजीन द्वारा, किसी भी पत्रिका पत्र द्वारा आप प्रकाशित कर देते हैं। तो ऐसा अपना पहला जो कलेक्शन है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन से है कि जो प्रकाशित जो इंफॉर्मेशन है उनका आप डेटा कलेक्शन कैसे कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों सरकारी प्रकाशन से। नेक्स्ट जो है सरकारी प्रकाशन। तो सरकारी प्रकाशन को लेकर आप ये कह सकते हैं कि जैसे कोई जनसंख्या से संबंधित डेटा है तो सरकार ने, है ना, जनसंख्या से संबंधित डेटा, जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन। तो इन संस्थाओं द्वारा जैसे किसी भी को जनसंख्या, आपने यहाँ जनसंख्या जो गणना की है आपने जनसंख्या की, तो उस गणना का जो भी आप लोगों को डेटा मिला उस डेटा को इस सरकारी संस्थाओं द्वारा अगर मान लो पब्लिश कर दिया जाता है तो ये भी आपका क्या रहेगा, सरकारी प्रकाशन के द्वारा पब्लिश होना। नेक्स्ट अर्ध सरकारी प्रकाशन। देखिए अर्ध सरकारी प्रकाशन को लेकर बात करें, जैसे अर्ध सरकारी प्रकाशन में जैसे आप मान लो कि नगर निगम को लेकर बात कर लो, ठीक है, नगर पालिका रही, नगर निगम रहा, ठीक है, या आप ये कह दो जैसे ग्राम पंचायत रही, ठीक है ना। तो इनके द्वारा जो डेटा प्रकाशित किया जाता है, इनके द्वारा जो डेटा प्रकाशित किया जाता है तो वो भी आपकी प्रकाशित विधि के अंतर्गत ही आता है। ठीक है ना। तो समय समय पर जैसे मान लीजिए कि इन संस्थाओं द्वारा जो भी डेटा प्रकाशित किया जाता है वो सारा प्रकाशित स्रोत के अंदर ही आता है, और वो प्रकाशित स्रोत किसकी विधि है दोस्तों, द्वितीयक आंकड़ों की संग्रहण विधि है। बात करते हैं दूसरी अप्रकाशित विधि से। अप्रकाशित विधि को लेकर अपन बात करें दोस्तों, तो जैसे अप्रकाशित विधि में आप कितना कह सकते हैं, अप्रकाशित विधि में आप इतना कह सकते हैं कि जैसे किन्हीं संस्थाओं द्वारा, ठीक है, कोई भी संस्थाओं द्वारा जो डेटा एकत्रित कर दिया गया हो। देखो कोई भी संस्था कोई भी किसी भी अपन रिसर्च करके या किसी भी चीज़ को लेकर कोई डेटा कलेक्ट करवाती है, तो डेटा कलेक्ट करने के बाद वो किसी कारणवश वो डेटा किसी भी माध्यम से वो प्रकाशित नहीं करती है, ठीक है, वो डेटा अपने पास स्वयं के पास रखती है, तो ऐसा प्रकाशन आपका क्या कहलाता है, अप्रकाशित विधि कहलाती है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों कि अनुसंधानकर्ता द्वारा आंकड़ों का संकलन करके किसी भी माध्यम द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है, वो आपका क्या कहलाएगा, अप्रकाशित स्रोत कहलाएगा, अप्रकाशित विधि द्वारा डेटा दिखाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास में जो भी मैंने आप लोगों को समझाया कि सांख्यिकी क्या होती है, किस प्रकार के आंकड़े होते हैं, आंकड़ों का प्रकार क्या होता है, आंकड़ों को प्राप्त करने की विधियाँ क्या क्या होती है, तो वो सारी बातें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। इससे आगे वाले वीडियो क्लास में दोस्तों इससे आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टरों के अपन बारे में बात करेंगे जो एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद,